हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम करने वाले हैं आपका रे ऑप्टिक्स। ठीक है, इसमें आपके दो चीज़ें हैं। एक हम मिरर वाला पार्ट पहले कवर करेंगे, ठीक है, फिर लेंस वाला पार्ट कवर करेंगे, ठीक है, विथ थ्योरी डेरिवेशन एंड आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला जो भी होगा, ट्रिक जहाँ पे लगेगा आई विल टेल यू। एंड उसके बाद लास्ट में हम PYQ करेंगे। ठीक है, तो पहले हम थ्योरी और डेरिवेशन और फार्मूला अच्छे से कर लेंगे, फिर उसके बाद PYQ करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपका किस किस का है, आप टू दी टॉपिक एक एक पॉइंट मैच कर सकते हो। आपका KVS NVS का और UKPSC फिजिक्स लेक्चरर का और EMRS का। ठीक है, ये सिलेबस जो है आपका बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप मैच कर सकते हो जो भी मैं कराऊंगी एक एक करके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए करते हुए। सो वी आर स्टार्टिंग विथ यस। हाँ, देखो, इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है हमारा, तो याद रखो जब भी किसी सरफेस से, ठीक है, जब भी किसी सरफेस पे जो कि एक तरफ से जो आपका एक मतलब क्या होगा, बहुत शाइनी सरफेस या पॉलिश सरफेस होगा, जब उस पर क्या होता है आपका एक लाइट इंसिडेंट होती है तो वो उसी मीडियम में वापस कुछ पार्ट उस लाइट का क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये फिनोमिना ही हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी व्हाट, व्हेन लाइट फॉल ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ मिरर, मोस्ट ऑफ द लाइट इज सेंट बैक। ठीक है, यानी उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है इनटू द सेम मीडियम, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये चीज़ तो ये रही। एक और चीज़ इसने कहा है मोस्ट ऑफ द पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, ये नहीं कहा है कि 100% रिफ्लेक्ट हो जाता है। सबसे पहली चीज़ 100% रिफ्लेक्शन वाली चीज़ हम आगे पढ़ेंगे किस में होता है, वो होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ठीक है, जो कि आगे है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्ट नहीं होता है, कुछ पार्ट ना अंदर भी चला जाता है जिसे रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ मतलब कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, उससे इम्पॉर्टेंट चीज़, उससे के अलावा जो यहाँ पे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है आपका कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन के हमारे दो लॉज होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा लॉ है कि ये इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ये दोनों क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि ये इंसिडेंट रे आपको दिख रही है, रिफ्लेक्टेड रे दिख रही है आपको, और नॉर्मल दिख रहा है। ठीक है, ये तीनों कहाँ हैं, सेम प्लेन पे हैं और एक ही पॉइंट पर है। ठीक है, तो ये सेकंड लॉ है क्या, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है, ये तीनों क्या हैं, सेम प्लेन पे हैं। ठीक है, और सेम पॉइंट पे होते हैं। ठीक है, और आगे जो हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, याद रखना वहाँ पे ये वाला लॉ तो सेम ही होने वाला है, बस एक लॉ क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है, ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद आता है स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, याद रखो कि ये जो मिरर होते हैं ये किसी दूसरे कर्वी सरफेस से काट कर निकाले गए होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक सरफेस है तो ऐसे समझ लो एक पूरा गोला होगा। ठीक है, स्फेरिकल या स्फेयर होगा, उसका इतना वाला पार्ट क्या किया गया है, काट करके निकाल लिया गया है। तो ये ऐसा हमें मिल गया है जिसके दूसरी साइड क्या किया गया है, पॉलिश कर दिया गया है। सिमिलरली ये वाला पार्ट अगर हम काटेंगे तो ये वाला बन जाएगा जिसके इधर क्या किया गया है, पॉलिश कर दिया गया है। ठीक है, तो ये एक तरीके से स्फेरिकल मिरर हमारे क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर किसी हॉलो स्फेयर का काटा हुआ हिस्सा होते हैं। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं आपके, एक होता है आपका कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो अंदर की ओर होता है और जो पॉलिश सरफेस होता है वो बाहर की तरफ होता है। कॉन्वेक्स में क्या होता है हमारा कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है और जो पेंट किया या पॉलिश किया गया रहता है वो किधर की तरफ होता है, हमारा अंदर की तरफ होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ये दो टाइप ख़त्म होते हैं, ख़त्म नहीं होते, मतलब मैंने बस इंट्रो दिया है, कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, इसका डिफरेंसेस कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं, कौन कन्वर्जिंग होता है, कौन डाइवर्जिंग होता है, कहाँ क्या यूज़ होता है, ये बहुत ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में वही पूछा जाता है। ठीक है, तो अब आगे हम वो देखते हैं कि इनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो
ठीक है। जस्ट ये वाला पार्ट अभी मत देखना, ये मैं आपको अभी अलग से कराऊंगी, ठीक है। तो आप ये वाला पार्ट देखो कि जहाँ मैंने डिफरेंसेस लिखा है, तो मैंने किस बेसिस पे लिखा है, आपका दो बेसिस पे लिखा है। क्या क्या कि कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। कॉनकेव जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स जो होता है डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। केव, फिर से बोल रही हूँ, कॉनकेव में 2 सी आ रहा है, इसलिए याद रखना ये कन्वर्जिंग होगा। इसमें सिर्फ 1 सी आ रहा है तो ये क्या होगा, डाइवर्जिंग होगा, ठीक है। ये याद रखने का ट्रिक बता रही हूँ क्योंकि अक्सर इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और याद रखना ये मिरर के केस में हो रहा है, ठीक है। लेंस में उल्टा हो जाता है, लेंस में कॉन्वेक्स वाला कन्वर्जिंग होता है और कॉनकेव वाला क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। तो आप सिर्फ मिरर का याद रखना, लेंस में अब क्या कर लेना, उल्टा कर लेना। दोनों याद करके चलोगे तो क्या होगा, भूल जाओगे, ठीक है, या कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ठीक है। आगे देखो अब इसके यूजेस कहाँ होते हैं, ठीक है। तो यूजेस कहाँ होते हैं, कॉनकेव का, ठीक है, किसका, कॉनकेव मिरर यानी कन्वर्जिंग मिरर का कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सेविंग मिरर में होता है, मेकअप में होता है, मतलब मेकअप मिरर जो होता है, ठीक है। और जो आपने देखा होगा जो माइन वगैरह में जाते हैं, ठीक है, सॉरी ये हेड, ठीक है, एक सेकेंड ना, सेविंग मिरर, मेकअप मिरर, हेड मिरर, हाँ ठीक है, ठीक है। एक और चीज़ देखा होगा आपने, जो माइन वगैरह में जाते हैं तो अपने हेड पर एक लाइट लगा के जाते हैं, उसे हेडलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसका भी, उसमें भी कॉनकेव मिरर लगता है, ठीक है। उसी तरीके से जो डेंटिस्ट होते हैं वो कुछ आपने देखा होगा किसी एक ग्लास का यूज़ करते हैं आपके दांत को बड़ा करके देखने के लिए, ठीक है। तो उसमें भी किसका यूज़ होता है, आपका कॉनकेव का यूज़ होता है, ठीक है। सिमिलरली सोलर कुकर में भी किसका यूज़ होता है, कॉनकेव का होता है। क्यों होता है, क्योंकि सिंपल देख सकते हो, कॉनकेव क्या है, कन्वर्जिंग है, और सोलर कुकर क्या करेगा, सोलर एनर्जी को या रेज को कन्वर्स करेगा तभी तो हीट ज़्यादा होगी, और हीट ज़्यादा होगा तो जो भी उसमें रखा होगा वो पकेगा, ठीक है। इन अ सेम वे, ठीक है, इन अ सेम वे हमारा सर्च लाइट वगैरह में भी किसका यूज़ होता है, और इसी का कॉनकेव मिरर का, ठीक है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में किसका यूज़ होता है हमारा, वो हमारा रेयर व्यू, जो हमने देखा है गाड़ियों की साइड में जो शीशे लगे होते हैं उसमें कॉन्वेक्स होता है। शॉप सिक्योरिटी में जो अलार्म लगाया जाता है उसमें भी कॉन्वेक्स होता है। सन ग्लासेस में, मोबाइल के कैमरों में, मैग्नीफाइंग ग्लास में, और स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर में भी किसका, कॉन्वेक्स का यूज़ होता है, ठीक है। एक थोड़ा सा साइन कन्वेंशन इसका देख लो, बिकॉज साइन कन्वेंशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और याद रखना बहुत आसान है, ठीक है। क्या, सबसे पहले 2 ही चीज़ याद रखोगे, बाकी सब याद हो जाएगा। क्या, पहली चीज़ बस ये याद रखो, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो। यू मीन्स वॉट, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, वो हमेशा कैसी ली जाती है, नेगेटिव, ठीक है। बस आपको पहली चीज़ यही याद रखना था। दूसरी चीज़ क्या याद रखना है, कॉनकेव में सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। चाहे वो आपका इमेज की डिस्टेंस हो, चाहे वो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो पावर हो, ये हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। लेकिन कॉन्वेक्स में क्या होता है, सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना याद हो गया होगा। और ये इसमें ये भी याद रखना, मैग्नीफिकेशन भी जो होता है कॉनकेव में क्या होता है, नेगेटिव होता है, और इसमें भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मतलब याद रखने वाली क्या चीज़ थी, 2 ही चीज़ थी। पहला, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ याद रखने वाली क्या थी, जिसमें 2 सी आ रहे हैं, सी से क्या होता है, कैटायन, ठीक है। तो जिसमें 2 कैटायन होंगे वो अपोजिट केस बन रहा है इसमें, ठीक है। जिसमें 2 कैटायन होंगे वो हमेशा क्या होगा, एक दूसरे को काटने पीटने पे लगे रहेंगे, यानी नेगेटिव रहेंगे, ठीक है। और सी एक सिंगल सी आ रहा है, ठीक है, तो वो खुद को क्या ही काटेगा पीटेगा, तो वो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। ये याद रखने का तरीका हुआ। और एक मैग्नीफिकेशन वाली चीज़ भी देख लो, वैसे ये आगे आएगा तो मैं बताऊंगी, बट स्टिल आप देख सकते हो क्या है। अगर m की वैल्यू माइनस नेगेटिव में आती है तो इसका मतलब होगा कि इमेज हमेशा रियल होगा और इन्वर्टेड, यानी उल्टा होगा और रियल होगा। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब होगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, कॉनकेव में रियल और इन्वर्टेड बनता है लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है। और कॉन्वेक्स में हमारा वर्चुअल और इरेक्ट बनता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अगर m की वैल्यू, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज छोटा बनेगा, 1 के बराबर है तो इमेज ऑब्जेक्ट के इक्वल बनेगा, 1 से ज़्यादा है तो लार्जर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये किसका एग्जाम्पल है, आपका कॉनकेव का, ठीक है। और ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा कॉन्वेक्स का, ठीक है।
तो बस आपको यहाँ पे ये डिफरेंसेस देखने थे, ठीक है। बाकी ये जो है फिनोमिना, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वाला, तो ये मैंने आगे अच्छे से करा रखा है, तो मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा आपका कंजस्टेड जैसा हो रहा है ना, घचर पचर, तो इसलिए मैं आगे मैंने अच्छे से लिखा है तो वहाँ एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं क्या, मिरर फार्मूला, और वो रिफ्रैक्शन वाला पार्ट और टोटल इंटरनल वाला जो मैंने यहाँ लिख रखा है, ये इसके बाद हो सकता है होगा, या 1-2 टॉपिक के बाद होगा, ठीक है। तो अभी आपको वेट करना पड़ेगा 5-10 मिनट। देखो मिरर फार्मूला क्या है कि मिरर के लिए, मान लो मिरर के सामने आपका, कि जस्ट सेकेंड, हाँ, कोई आपका एक ये लेंस बना रही हूँ मैं, मान लो आपका एक मिरर है ऐसे, ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका ऑब्जेक्ट का एक डिस्टेंस होगा, ठीक है, जिसे यू बोला जाता है। उसी तरीके से उसका इमेज कहीं इधर कहीं उल्टा सीधा बनेगा, तो वो उसकी डिस्टेंस को क्या माना जाता है, वी। और फोकल लेंथ मान लो कितना हो, यहाँ पे हो, तो उसका जो डिस्टेंस होता है उसे फोकल लेंथ एफ माना जाता है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ ले दे के कितनी चीज़ें हैं, 3 चीज़ें हैं, क्या कि एक फोकल लेंथ होगा मिरर का जिसे एफ बोलेंगे, और हमेशा याद रखना रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का 2 टाइम होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पर भी क्वेश्चन बनता है। और मान लो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है, u, और इमेज का डिस्टेंस कितना है, v, ठीक है। तो मिरर फार्मूला क्या बनता है, 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा मिरर फार्मूला, ठीक है। इसी में एक और भी कुछ चीज़ें हैं, वो देखो ध्यान देने वाली चीज़ें, क्या, जैसे कि फोकल लेंथ क्या, क्योंकि मैंने बताया रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का 2 टाइम होता है, तो मैं वहाँ से ये भी कह सकती हूँ फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा है, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है, मैग्नीफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। क्या है, देखो कि मैग्नीफिकेशन को डिफाइन, एक चीज़ पहले बात, मैग्नीफिकेशन होता क्या है, मैग्नीफिकेशन ये बताता है, ठीक है, ये डाटा आपको रिप्रेजेंट करता है या पैरामीटर शो करता है कि इमेज जो बनेगा वो ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, पहली चीज़ ये बताता है। दूसरी चीज़ ये बताता है कि जो इमेज बनेगा वो उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, ठीक है, ये बताता है। और तीसरी चीज़, 3 चीज़ें बताता है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये बताता है कि इमेज जो बनेगा वो रियल बनेगा या फिर इमेजिनरी बनेगा, ठीक है, यानी वर्चुअल बनेगा, ठीक है। कैसे बताता है आगे देखते हैं। देखो, और इसको डिफाइन अगर हमें करना हो तो कैसे कर सकते हैं, तो ध्यान देना, ये एच डैश क्या है आपका, हाइट ऑफ इमेज है, और एच क्या है आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसको डिफाइन करना हो तो मैं कैसे कर सकती हूँ, ये रेशियो है आपका किसका, हाइट ऑफ इमेज का और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। मैग्नीफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू दी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसे दूसरे टर्म में -v/u के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, जहाँ v आपका इमेज का डिस्टेंस है, u क्या है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इतना क्लियर हुआ होगा। आगे देखो, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू से कैसे हम अपना डाटा निकालेंगे। अगर मैग्नीफिकेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, तो इमेज को कैसा लेंगे, रियल और इन्वर्टेड। अगर पॉजिटिव आती है तो क्या होगा, उसे इरेक्ट यानी सीधा मानेंगे, और वर्चुअल यानी इमेजिनरी मानेंगे। एक से बड़ा आती है अगर, तो इमेज क्या होगा, ग्रेटर यानी बड़ा बनेगी, किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। अगर लेस देन 1 है तो इमेज जो है छोटी बनेगी, किससे, ऑब्जेक्ट के साइज से। और अगर इक्वल्स टू 1 है तो इमेज क्या होगा आपका, इक्वल बनेगा किसके, ऑब्जेक्ट के साइज के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या होता है, मैग्नीफिकेशन वाला पार्ट खत्म होता है, ठीक है। अब आता है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो अब मैंने पीछे लिखा था उसी को, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से पहले हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं, इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ होता है तो कहाँ बनता है। ये थोड़ा सा मैंने एज अ टेबल फॉर्म में मैंने लिख के नोट कर लिया है, सो दैट आपको याद रहे, ठीक है। और नहीं भी, मतलब अगर हो सकता है आपको याद होगा, क्योंकि ये तो ईजी होता है, 10th से ये पढ़ते आ रहे हैं। स्टिल अगर नहीं याद है तो एक बार आप इसे अच्छे से देख लो, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। एक केस को मैंने बना के देखा है, 4th वाले केस को, ठीक है। क्या है उसको पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर बाकी के सारे केसेस एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, अगर क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है C और F के बीच में है, ठीक है, तो उससे हो क्या रहा है, एक रेज, पहले 2 रेज, किसी भी ऑब्जेक्ट से 2 रेज पास होनी चाहिए, सो दैट वो जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पे हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। तो पहली रेज तो पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल, ये आपका क्या होता है, प्रिंसिपल। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से। ये क्या होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है हमारा पोल, ये क्या है हमारा फोकस, ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो
ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, फोकल लेंथ, ये वाली डिस्टेंस क्या होगी आर, ठीक है। और जहाँ तक ऑब्जेक्ट है ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी यू, और जहाँ पे इमेज बन रहा है ये पूरी डिस्टेंस क्या कहलाएगी वी, यानी इमेज की डिस्टेंस, ठीक है। चलो इतना तो होता है। अब देखते हैं, ये रहा ऑब्जेक्ट, उससे दो रेज पास में, कौन कौन सी, एक तो पैरेलल जाके फोकस से गई, ठीक है, दूसरी फोकस से जाके पैरेलल हो गई। तो इन दोनों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। और इमेज कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, यानी इन्वर्टेड, तो रियल होगा। और एनलार्ज बन रहा है, एनलार्ज आप देख सकते हो ध्यान से, ये वाला इत्तू सा था, ठीक है, ये वाला इतना बना, ठीक है, तो एनलार्ज ये बड़ा बना है। तो एक और बार फिर से बोलती हूँ, क्या, जब सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बनी है, सी से परे, ठीक है, यानी बियॉन्ड सी, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मैंने इसके टेबल फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन किया है, आप ध्यान देना। देखो यस, यही है सारे केसेस, देखो ध्यान से। क्या था, जब सी एंड एफ के बीच में था तो बियॉन्ड सी बना है इमेज, ठीक है। और कैसा बना है, एनलार्ज बना है। और कैसा था, रियल और इन्वर्टेड था, ठीक है। तो ये दो केसेस हमेशा याद रखना, ये उल्टे होते हैं। ये बियॉन्ड, बिटवीन सी एंड एफ था तो बियॉन्ड सी बना है, इसलिए जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी, जब सी से परे होगा तो इमेज एफ एंड सी के बीच में बनेगा, जब सी एंड एफ के बीच में होगा तो बियॉन्ड सी बनेगा। यहाँ एनलार्ज बन रहा था इसलिए यहाँ बहुत छोटा बनेगा। ये रियल और इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड सेम रहेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक चीज़ और याद क्या रख सकते हो आप, अगर सी पे है तो सी पे ही इमेज बनेगा, सेम साइज का बनेगा, और ये तो हमेशा सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये तीन केसेस आई थिंक आपको समझ आ गया हो। इसके अलावा देखो, अगर इन्फिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, एफ पर, फोकस पे, ठीक है। कैसा बनेगा, छोटा, पॉइंट साइज का, और रियल और इन्वर्टेड। इसी का सेम देख सकते हो आप कहाँ पे, कि अगर ये इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बना, अगर फोकस पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। ये पॉइंट साइज का था तो ये कैसा बनेगा, हाईली एनलार्ज बनेगा। ये रियल इन्वर्टेड, ये रियल इन्वर्टेड, ठीक है। तो आई होप आपको ये 5 केसेस समझ आए हों। छठा केस थोड़ा सा अलग है इसलिए उसको अलग से देख लेते हैं। देखो छठे केस में क्या होता है, अगर पी और एफ के बीच में हो, कहाँ पे हो हमारा, पी एंड एफ के बीच में, मीन्स यहाँ पे इन दोनों के बीच में इधर कहीं हो अगर, तो हमेशा याद रखना इमेज जो बनती है वो मिरर के पीछे बनती है, ठीक है, इस साइड बनता है, राइट हैंड साइड, ठीक है। और यहाँ पे जिस भी साइज़ का आप लोगे वो उससे बहुत बड़ा बनती है, ठीक है। और सीधी बनेगी इसलिए उसे कैसा बोलेंगे हम, इरेक्ट, और इरेक्ट होगा तो वर्चुअल यानी इमेजनरी होगा। तो क्या हुआ, जब पी एंड एफ के बीच में था तो बिहाइंड द मिरर बना और एनलार्ज यानी बड़ा बना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझने में मुश्किल नहीं हुआ होगा। आपको इतनी बात पता रहेगी ना, तो मान लो एग्ज़ाम में दे देगा डाटा, तो उससे आपको सीधे पूछा है कि कहाँ बनेगा, एमसीक्यू टाइप है, तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि चलो यू का डाटा ये दिया है, वी का, आप डायरेक्ट डायग्राम बना के देख सकते हो कि बन कहाँ रहा है ऑब्जेक्ट जहाँ बनेगा उस हिसाब से आप इमेज का पोजीशन प्रेडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है, मतलब ये रे डायग्राम का। अब और ये मैंने कॉनकेव मिरर का एक एग्जांपल लेके दिखाया था। अब पढ़ते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो देखो पहले मैं इसका डायग्राम एक्सप्लेन करती हूँ फिर इसको डिफाइन करेंगे। देखो क्या होता है, मान लो आपका ये एक ग्लास है, ठीक है, ये क्या है हमारा, एक ग्लास है जो कि मैंने कैसा बनाया है, एक बहुत गंदा बनाया है। तो ये एक ग्लास है, ठीक है। इस पे एक लाइट क्या होती है हमारी, इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, इंसिडेंट एंगल आई पे। तो उस लाइट का कुछ पार्ट क्या होता है उस ग्लास में एंटर कर जाता है और वो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी फिनोमिना को क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब एंटर करती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाती है, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। आई एम होपिंग कि आपको समझ आ गया हो। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है कि व्हेन लाइट एंटर अ डिफरेंट मीडियम इट बेंड्स, ठीक है, यानी थोड़ी सी झुक जाती है टूवर्ड द नॉर्मल। दिस फिनोमिना ऑफ लाइट
यानी जहाँ पे बेंडिंग होती है इन डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। यानी जब लाइट किसी दूसरे मीडियम में जाती है तो अपनी नॉर्मल की तरफ जो बेंड हो जाती है, ठीक है, उसको ही क्या बोला जाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन के भी क्या हैं, दो लॉज हैं, ठीक है। पहला वाला मैंने जैसा कि आपको बोला था सेम ही होगा, क्या कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या है, सेम प्लेन में है और सेम पॉइंट पे है, ठीक है। तो ये सेम पॉइंट पे होंगे और सेम प्लेन में होंगे, ठीक है। पहला लॉ तो सेम रहा। दूसरा देखो, दूसरा लॉ क्या कहता है, उसको समझने के लिए पहले ये समझ लो, ये मीडियम 1 है और ये जो ग्लास है वो आपका क्या है, मीडियम 2 है, ठीक है। मान लिया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। हमेशा याद रखना डेंसर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है वो अभी मैंने नीचे डिफाइन किया, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, एयर का n1 मान लिया है, ठीक है। और ये अब हम सरफेस क्या है, हमारा बाउंड्री है, ठीक है। तो सेकंड लॉ क्या कहता है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो देखो सेकंड लॉ हमारा ये कह रहा है कि जो इंसिडेंट एंगल था और जो रिफ्रैक्टेड एंगल था, ठीक है, उनके साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है, ठीक है, जो कि किसके इक्वल आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, विच इज़ व्हाट, n2/n1, ठीक है। मतलब व्हाट, फिर से बोलती हूँ मैं, देखो बहुत ध्यान से, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी आई का साइन, ठीक है, उसका रेशियो लेंगे हम किसके साथ, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ, तो वो हमेशा कांस्टेंट होगा। किसके लिए, फॉर अ गिवन लाइट ऑफ अ गिवन कलर, ठीक है, एंड गिवन मीडिया के लिए, गिवन लाइट के लिए वो वैल्यू क्या होगी, हमारी कांस्टेंट होती है, ठीक है। और वही कांस्टेंट किसके इक्वल आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल आता है, ठीक है। और इसी लॉ को क्या बोला जाता है, हमारा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो आई एम होपिंग कि आपको ये याद हो गया हो, ठीक है। याद ट्रिक क्या है इसे याद रखने का, देखो दोनों जगह साइन है, दोनों जगह एन आ रहा है, तो यहाँ ऊपर नीचे एन आएगा, ठीक है। आई पहले वाले मीडियम में था इसलिए इसको थोड़ा उल्टा लिखेंगे, एंड ये एन किसका होगा, दूसरे वाले का, यानी n2 का। आर दूसरे वाले का था इसलिए ये किसका आएगा, पहले वाले का, n1, ठीक है। तो एक दूसरे का उल्टा लेके एज अ ट्रिक इसे याद रख सकते हो अगर आपको याद नहीं होता है तो। अब देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इतनी बार हमने बोल दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ये एक तरीके से मेज़र करता है कि जो लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है या जिस मीडियम में एंटर कर रही है उसमें कितनी टिल्ट होती है, कितनी वो बेंड होती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है आपका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द एक्सटेंट टू विच लाइट बैंड्स व्हेन मूविंग फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया, यानी जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में घुसती है तो लाइट कितनी बैंड हो जाती है, इसी चीज़ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करके बताता है, ठीक है। और फॉर्मूला बेस में अगर इसे हम देखना चाहें तो n इज इक्वल टू आप या तो n2/n1 लिख लो, ठीक है, या फिर c/v लिख सकते हो, ठीक है, जहाँ c इज स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड v इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। आई एम होपिंग कि आपको ये भी हो गया होगा। अब पढ़ते हैं हम क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में ही क्या पढ़ेंगे हम, 100% रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, ठीक है। कैसे क्या यूज़ है उसे बहुत अच्छे से देखेंगे। पहले मैं आपको डायग्राम और पूरा फिनोमिना अच्छे से एक्सप्लेन कराती हूँ, फिर डेफिनेशन वगैरह देखेंगे, ठीक है। देखो हाँ, देखिए बस 5 मिनट ध्यान से सुन लो, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देखो है क्या, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जिसको हमने किसी एक डेंसर मीडियम में रखा है, ये बाउंड्री है, ये वाला मीडियम जो है हमारा कैसा है, डेंसर है, ठीक है। और ऊपर वाला मीडियम क्या है हमारा, डेंसर नहीं है, वहाँ पे मान लो आपका क्या है, एयर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n माना है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1 है, क्योंकि वहाँ एयर मान लिया है, ठीक है। तो अगर मैंने इस डेंसर मीडियम से किसी भी लाइट को, ठीक है, क्या किया मैंने, उस लाइट को, यस ऐसे लेती हूँ, उस लाइट को अगर मैं नॉर्मल के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलरली अगर मैं इंसिडेंट कराती हूँ, तो क्योंकि नॉर्मल के साथ कुछ एंगल बना ही नहीं रही है तो वो क्या होगी, सीधे निकल जाएगी, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैंने क्या किया, इनसे जो भी ऑब्जेक्ट है वहाँ से
रेज जो है किसी पर्टिकुलर एंगल पे किसके साथ, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट कराती हूँ तो क्या हो रहा है, वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे क्या हो जा रही है, रिफ्रैक्ट हो जा रही है। ठीक है, पहली चीज़ मैं ये हटा देती हूँ, आई थिंक आपको डिस्टर्ब होगा। बस याद रखना ये डेंसर मीडियम, एक सेकेंड, क्या याद रखना, ये वाला डेंसर मीडियम है, ये वाला नहीं है। ठीक है, या ये वाला डेंसर है। ठीक है हाँ, दूसरी चीज़, जब मैंने रेस को किसी पर्टिकुलर एंगल आई पे इंसिडेंट कराया तो वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, ओके चलो ठीक है। फिर मैंने उस इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा बढ़ा के देखा। ठीक है, तो क्या देखा मैंने कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल था वो कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इंसिडेंट की वो वैल्यू जिस पे रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, तो आई यहाँ पे क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया, जिस पे आर कितना हो गया हमारा, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये तो चलो पहली चीज़ हुई, क्लियर हुई। अब देखो दूसरी, अब जब मैंने इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, ठीक है, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, तो मैंने ये देखा लाइट अब रिफ्रैक्ट हो ही नहीं रही है, लाइट अब उसी मीडियम में वापस क्या हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है, डेंसर मीडियम में ही वापस आ जा रही है। ठीक है, तो यही फिनोमिना आपका क्या कहलाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी जब इंसिडेंट एंगल आपका, ठीक है, क्या, जब इंसिडेंट एंगल आपका क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है तो लाइट रिफ्रैक्ट होने के बजाय उसी मीडियम में, उसी डेंसर मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, और इस फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम स्नेल्स लॉ था अगर उसे हम लगाएंगे तो क्या होगा, साइन आई अपॉन साइन आर क्या था, N2 अपॉन N1 था। ठीक है, यहाँ पे N2 क्या है, 1 है। ठीक है, तो 1 हो जाएगा, और N1 मैंने कितना लिया है, N लिया है, तो वो N हो जाएगा। और R कितना है, वो वैल्यू IC, मतलब अगर मैं I को IC कर दूँ तो R कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो अगर IC है, ठीक है, IC लगाना भूल गई हूँ मैं, तो R कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं, साइन I इज इक्व टू 1 अपॉन NR है, जहाँ I क्या है हमारा, IC है। ठीक है, क्रिटिकल एंगल है। तो यहाँ से हमें सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिलता है जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन बनता है, वो क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर वाले मीडियम का साइन आई के क्या है, उल्टा है। ठीक है, इसी का यूज़ होगा, हमेशा याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन आई का क्या होगा, उल्टा होगा। ठीक है, पहली चीज़, ओके चलो क्लियर होती है। अब डिफाइन कर लेते हैं, अब आपको सब समझ आ गया। ठीक है, पहली चीज़ की क्या है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, it is the complete reflection of light back into the denser medium medium at an angle of incident angle which is greater than critical angle। ठीक है, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो लाइट 100% आपका रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इसी फिनोमिना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। उसमें भी सबसे जो फॉर्मूला याद रखने वाला है आपका क्या, ये याद रखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टेंसर मीडियम का साइन आई का उल्टा होता है, IC का क्रिटिकल एंगल का उल्टा होता है। दो कंडीशन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को कराने के लिए दो कंडीशन जो बहुत ज़रूरी होती हैं। ठीक है, वो क्या है, पहला, लाइट मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। ठीक है, डेंसर से रेयर में लाइट को ट्रेवल करना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया। अब क्रिटिकल एंगल वैसे तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, फिर भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्रिटिकल एंगल क्या है। तो वो एक स्पेसिफिक इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, जिस पे क्या होता है, इन डेंसर मीडियम फॉर विच रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री हो जाता है, उसी को क्या बोला जाता है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और हमेशा याद रखना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्शन आपका 100% होता है, रिफ्रैक्शन आपका 0 होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं आपका, लाइक डायमंड का स्पार्कलिंग, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर और मिराज। ठीक है, जो हमारा क्या होता है, रेतीली जगहों पे बनता है। लेकिन हमारे सिलेबस में डिटेल में किस चीज़ के बारे में है, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में है। ठीक है, तो इस अगला टॉपिक क्या होगा हमारा, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आया है। ठीक, यस, ऑप्टिकल फाइबर ये क्या होते हैं आपके, ये एक तरीके से आपका हेयर लाइक फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट फाइबर होते हैं। ठीक है, मतलब बिल्कुल पतले, हेयर लाइक मतलब हेयर इतने पतले। ठीक है, ये आपके इनकी डायमीटर वगैरह आपका माइक्रोमीटर में होता है। ठीक है, रेंज वगैरह क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट
वो मैंने नीचे दे रखा है, ठीक है। एक बार पहले इसको देख लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है ये चीज़। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक इज़ अ टेक्नोलॉजी, ठीक है, दैट ट्रांसमिट व्हाट इंफॉर्मेशन सच एज डाटा, वॉइस, पिक्चर, ठीक है, किस फॉर्म में, एज अ लाइट पल्सेस, ठीक है, थ्रू ग्लास और प्लास्टिक फाइबर। यानी ये जो फाइबर होता है आपका या तो ग्लास का बनता है या फिर प्लास्टिक का बनता है। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को, जैसे कि कोई डाटा हो गया, कोई वॉइस हो गई, पिक्चर हो गया, इसको क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह आपका ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए क्या है, ऑप्टिकल फाइबर इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर ऑफ ग्लासेस। इसमें क्या होते हैं आपके 2 लेयर ऑफ ग्लासेस होते हैं, ठीक है। क्या जो अंदर का होता है उसे कोर बोलते हैं, ठीक है, दैट कैरीज लाइट वेट सिग्नल, ठीक है। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हाइयर होता है, ठीक है। क्यों होता है हाइयर वो भी अभी बताऊंगी। आउटर लेयर जो होता है उसे क्लैडिंग बोलते हैं, ठीक है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है आपका, लोअर होता है। तो अंदर जब हम लाइट को, मान लो आप एक पतला सा, एक रुको एक्सप्लेन करती हूँ मैं। यस देखो ये जो मैंने बनाया है ये आपका क्या है, ये एक तरीके का ऑप्टिकल फाइबर को मैंने खोल के दिखाया है, ठीक है, कि इसके अंदर एक पतला सा क्या होता है, कोर होता है, ठीक है, उसके ऊपर एक क्लैडिंग लगी होती है, ठीक है, और उसके ऊपर एक क्या होता है आपका प्लास्टिक का कोटिंग होता है, ठीक है, मतलब इन दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लास्टिक का कोटिंग किया गया रहता है, ठीक है। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको दिखेगा, ठीक है, क्या कि मैंने बनाया है इसमें क्या चीज़, 2 चीज़ें। पहली चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो क्या, ये जो कोर होता है इसमें मान लो एक आपकी लाइट है, मैंने यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट कराया तो वो लाइट ऐसे गई तो पहले कोर से टकराएगी ना, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है, उससे ऊपर वाली का क्या है, थोड़ा कम है। तो यहाँ क्या होगा आपका, कौन सा फिनोमिना होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला। क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या चीज़ कंडीशन था कि इंसिडेंट एंगल क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, ये हमारे हाथ में है वो हम देख लेंगे। दूसरी चीज़ क्या था कि डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए, ठीक है, इसलिए कोर को थोड़ा डेंसर बनाया है और जो क्लैडिंग है उसको थोड़ा सा रेयरर बनाया है, ठीक है। बाकी इनके डायमेंशन को लेकर के आप ध्यान से देख लो, ठीक है। क्या कोर का जो डायमेंशन, कोर 2 तरीके का बनाया जाता है, एक सिंगल मोड और एक मल्टी मोड, ठीक है। सिंगल मोड में जो इसका डायमेंशन होता है वो 8 से 10 माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर समझ आता है आपका, इंटू 10⁻⁶, ठीक है। उसी तरीके से मल्टी मोड क्या हो गया आपका 50 माइक्रोमीटर, ठीक है, मीन्स 50 × 10⁻⁶ मीटर। ये इनका डायमेंशन हो गया, मतलब ये इसका डायमीटर इस रेंज का होगा, ठीक है। सिमिलरली क्लैडिंग का क्या होता है, डायमीटर, ये जो आप देख रहे हो ना ये सिलेंड्रिकल बना हुआ है, तो इसका जो डायमीटर है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका डायमीटर क्लैडिंग का कितना होता है, अप्रॉक्स 125 माइक्रोमीटर। और जो बाहर वाला कोटिंग किया गया है, ठीक है, उसका डायमेंशन कितना होता है आपका 245 माइक्रोमीटर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर नहीं भी पूरा डाटा याद रखते हो तो इतना याद रखना कि फाइबर्स में जो डायमेंशन होता है आपका वो माइक्रोमीटर वाले रेंज में होता है, ठीक है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, ये कौन से प्रिंसिपल पे तो इसमें क्या हुआ आपका 3 चीज़ें थी, एक अंदर का कोर था, उसके ऊपर की क्लैडिंग थी, ठीक है, और कोर और क्लैडिंग मिलके आपस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई भी सिग्नल भेजते हैं तो वो आपस में टोटल रिफ्लेक्ट होके दूसरी जगह तक, मान लो यहाँ से मुझे यहाँ तक पहुँचाना था तो वो पहुँच जाती है, ठीक है। तो एक तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला फिनोमिना हो गया, जिसका यूज़ करके हम इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे एंड पे, एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसमिट करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है इसमें इंपॉर्टेंट, मतलब ये पहली चीज़ तो ये क्या हो गई कि ये TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये एक्ट करता है। उसके लिए क्या करना पड़ता होगा, इंसिडेंट एंगल को क्या करते होंगे, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा लेते होंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसानी से, बहुत इजी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, कैसे बना होता है, डायमेंशन क्या होता है, किस प्रिंसिपल पे एक्ट करता है, ठीक है। और बाकी एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वो क्या है कि सिंगल मोड और मल्टी मोड, तो उसको भी नीचे एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, सो दैट आपको इससे रिलेटेड कुछ भी आए, चाहे डेरिवेशन आए, चाहे MCQ में आए, तो आप ईजिली सब अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे देखो टाइप में क्या है कि ये 2 तरीके का होता है, एक आपका क्या होता है, ग्लास फाइबर होता है, ठीक है,
जिसकी परफॉर्मेंस सबसे हाई होती है, और एक प्लास्टिक फाइबर होता है जो उससे कम परफॉर्मेंस शो करता है, मतलब एक लो लेवल का परफॉर्मेंस शो करता है, और ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमें समझना है वो क्या चीज़, सिंगल मोड जो ऊपर था कि किस मोड में एक्ट करता है, तो याद रखना आप, जो अंदर की कोर होता है वो या तो सिंगल मोड फाइबर से बना होता है या फिर आपका क्या होता है, एक मल्टी मोड फाइबर से बना होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो सिंगल मोड फाइबर में क्या होता है, जो अंदर का कोर होता है वो आपका कैसा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, और ये सिंगल मोड किसको सपोर्ट करता है, लाइट के प्रोपोगेशन को। ठीक है, फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, और हाई बैंडविड्थ। ठीक है, सिमिलरली मल्टी मोड में क्या होता है, जो आपका अंदर का कोर जो होता है वो कैसा होता है, लार्ज होता है। ठीक है, यानी डायमेंशन ऊपर मैं दिखाऊँ आपको तो ध्यान से आप देख सकते हो, सिंगल मोड का डायमेंशन 8 से 10 माइक्रोमीटर था, लेकिन मल्टी मोड का डायमेंशन यानी डायामीटर कितना है, अप्रॉक्स 50 माइक्रोमीटर। तो देख रहे हो साइज बढ़ गया है उसका। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, यस, तो हाँ, तो ये किसको सपोर्ट करेगा, ये मल्टी मोड प्रोपोगेशन को, लाइट को क्या बोलते हैं, लाइट को ये सपोर्ट करेगा, लाइट के प्रोपोगेशन को। ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होगा आपका। ठीक है, और वो ऊपर वाला हाई बैंडविड्थ के लिए था, ये लो बैंडविड्थ के लिए होगा। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या थी आपका, बस कि अगर कोर स्मॉल होगा, ठीक है, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है और हाई बैंडविड्थ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अगर लार्ज कोर होगा तो वो आपका शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और लो बैंडविड्थ के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आई एम होपिंग कि आपको समझ आ गया होगा ऑप्टिकल फाइबर, और इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर आपका ख़त्म होता है। ठीक है, अब क्या है, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि अगर लाइट स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला आता है आपका किसका, एक तो UNV से लेकर के जो हमारा फॉर्मूला आएगा आपका मतलब UV और R में रिलेशन जो बनेगा, ठीक है, इन टर्म ऑफ आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग मीडियम में ले रहे हैं ना, तो इसलिए। ठीक है, देखो स्फेरिकल सरफेस है अगर, तो इट मीन्स ये एक आपका जो भी है, मिरर ले लो या कोई कॉन्वेक्स सरफेस ले लो। ठीक है, तो उसके इधर का एक मीडियम है, मान लिया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, इधर का अलग एयर मीडियम है मान लो, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ1 है। ठीक है, तो यहाँ एक बात तो समझ आ गई क्या, कि मीडियम यहाँ दो है, एक μ1 एक μ2। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो यहाँ समझने वाली है वो क्या है, एक सेकेंड, हाँ देखो क्या है कि हम इसके लिए एक कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, उसकी इमेज बनाएंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ओ लिया है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ओ लिया है जिससे एक रे आपकी पास हो रही है। ठीक है, जो स्फेरिकल सरफेस के पॉइंट M पर आपका क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, और वहाँ से वो क्या हो रही है, वापस उस सरफेस के अंदर ये क्या हो जा रही है, रिफ्रैक्ट हो जा रही है, जिसका इमेज हमें कहाँ मिल रहा है, आई पे मिल रहा है। ठीक है, तो इमेज की डिस्टेंस v हो गई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u हो गई। ठीक है, और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, कि इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लिया जो स्फेरिकल सरफेस है वो c है, तो वहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है। ठीक है, तो वो नॉर्मल भी आपका वहीं जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, ठीक है, क्या, और ये मैंने कैसा सरफेस लिया, एक तरीके का कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है। ठीक है, और ये जो बीच वाली लाइन जा रही है वो क्या है, आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं डेरिवेशन हम। देखो इसमें क्या है, इन ट्रायंगल OMC देख लो। ठीक है, OM और C, ये और ये, इस ट्रायंगल में देखोगे तो θ1 क्या है, अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है। θ1 क्या है आपका, थीटा, जस्ट अ सेकेंड मैं शो करती हूँ, यहाँ पे है थीटा, ये है θ1 क्या है आपका, एक्सटर्नल एंगल है, और एक्सटर्नल एंगल क्या होता है आपका, इंटरनल, सामने वाले दो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है, तो ये अल्फा प्लस बीटा के इक्वल हो जाएगा। इसी तरीके से सेम इन ट्रायंगल MCI में देखो, वो MCI कहाँ है, ये है MCI, ये इधर जो बन रहा है। ठीक है, यार रुको मैं एक बार दोबारा बनाती हूँ, ये
ये MCI ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। उसमें क्या हो रहा है हमारा, यहाँ भी एक्सटर्नल एंगल बीटा है, ठीक है। तो बीटा आपका कितना हो जाएगा, θ2 + y गामा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से θ2 हम निकाल लेंगे, कितना आएगा, बीटा माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो रिलेशन याद रखना। अब देखो आगे, स्नेल्स लॉ का अगर हम यूज़ करें तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है, sin θ1/sin θ2 = क्या होता है, μ2/μ1। और फॉर स्मॉलर एंगल आपका sin θ1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, θ1/θ2, ठीक है। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें तो μ1θ1 इक्वल आ जाएगा μ2θ2 के, ठीक है। अब देखो हमें करना क्या है कि ऊपर से θ1 का θ1 का वैल्यू क्या, अल्फा प्लस बीटा, और θ2 की कौन सी वैल्यू, बीटा माइनस गामा, ठीक है। एक θ1 की वैल्यू ये, एक θ2 की वैल्यू ये, इसको उठा करके हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे रखेंगे, किसमें, इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो ये क्या होगा, θ1 की जगह अल्फा प्लस बीटा और θ2 की जगह बीटा माइनस गामा, ठीक है। ये चलो रख दिया मैंने। अब अगला एक हम, क्योंकि हमें अल्फा बीटा और ये सब नहीं पता है, ठीक है, तो हमें ये भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या चीज़, आगे क्या चीज़ है, tan अल्फा फॉर स्मॉलर एंगल, tan अल्फा को मैं क्या लिख सकती हूँ, अल्फा। और tan अल्फा होता क्या है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। तो हम आते हैं ज़रा ऊपर, देखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस को। देखो यहाँ पे tan अल्फा निकालना था, ठीक है। तो tan अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर ये यानी h, और अपॉन में बेस यानी ये डिस्टेंस माइनस u, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, tan अल्फा = h/में माइनस का u, ठीक है। इसी तरीके से tan बीटा भी निकाल लेना, h/r हो जाएगा, ठीक है। और tan बीटा को भी फॉर स्मॉलर एंगल बीटा के इक्वल हम लिख सकते हैं। सिमिलरली tan गामा भी निकाल सकते हैं, h/v, ठीक है। मैं एक बार निकाल के दिखा देती हूँ, वरना आपको होगी पता नहीं कहाँ से निकाल रहे हैं। तो देखो tan अल्फा तो हो गया था, tan बीटा ये है, tan बीटा के लिए भी परपेंडिकुलर h/में बेस कितना है, r हो गया। और इसी तरीके से tan गामा यहाँ है, ठीक है। उसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर यानी h/में बेस, वो क्या हो जाएगा, इमेज की डिस्टेंस v, ठीक है। तो इतनी चीज़ें समझ आ गई, बस अब वो आ गया। अब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू को हमें क्या करना है, देखो अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू, यहाँ से अल्फ़ा, यहाँ से बीटा, यहाँ से गामा, इसे उठा करके कहाँ रखना है, ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे, ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे तो μ1 यहाँ पे क्या था आपका, एक सेकंड ऊपर देख लेते हैं। देखो ये था μ1 अल्फ़ा प्लस बीटा और μ2 बीटा माइनस गामा, ठीक है। तो यहाँ पे वही रख देते हैं हम, क्या हो जाएगा, μ1 अल्फ़ा प्लस बीटा और = μ2 बीटा माइनस गामा, ये रखा। μ1 को μ1 को अंदर मल्टीप्लाई किया, μ2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये बना, ठीक है। और यहाँ से क्या किया हमने, एक काम किया, इधर इनको μ2 को u एंड v को एक तरफ लाई, ठीक है। और ये r वाले टर्म को एक साइड ले गई, तो इसको उधर ले गई और v वाले टर्म को इधर ले आई, तो क्या हो जाएगा, μ2/v माइनस का μ1/u = क्या बन जाएगा, μ2 माइनस μ1/r। तो ये याद रखना है आपको कि ये किस स्फेरिकल सरफेस के लिए ये फॉर्मूला आ जाता है हमारा, ठीक है। क्या, μ2 माइनस μ1/r = μ2/v माइनस μ1/u। लेकिन ये हमने किया किस चीज़ के लिए है, अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने एक रेयर से डेंसर मीडियम के लिए किया है। मैंने आपको कहा था कि आपका ये क्या है, लेंस है, ठीक है, ये पूरा लेंस है, और इधर क्या था, एयर है, तो क्या था, रेयरर टू डेंसर मीडियम के लिए था। तो अगर यही चीज़ आपसे ये पूछ लिया जाए कि डेंसर टू रेयरर में फॉर्मूला क्या आएगा, तो डेंसर टू रेयरर में फॉर्मूला क्या आता है आपका, ध्यान देना, थोड़े से डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या था आपका, ध्यान दो, μ2/v μ1/u = μ2 माइनस μ1/r, ठीक है। सिमिलरली आपका क्या, डेंसर टू रेयरर में क्या होगा, μ1, एक सेकेंड, डेंसर टू रेयरर में क्या होगा, μ1/v और बस इसमें होता क्या है आपका, v और u का जगह चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इस फॉर्मूला आपका किस फॉर्म में आ जाता है, वहाँ μ2/v था, यहाँ पे क्या हो गया, μ2/u,
वहाँ पे μ1/u था, यहाँ μ1/v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इधर वाला टर्म सेम है, इधर वाले में बस v और u आपस में क्या हो जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरीके से पावर फैक्टर एक टर्म होता है, वो अगर निकालने को कहा जाए आपसे कि पावर फैक्टर निकालो किसके लिए, स्फेरिकल सरफेस के लिए, तो याद रखना ये जो टर्म आया है इसी को क्या बोला जाता है, पावर फैक्टर, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है, कौन सा, आपका रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। तो टफ था नहीं, बस कुछ कुछ चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे क्या है, अब यहाँ से हम लेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेंस क्या होता है आपका, देखो लेंस क्या है, एक तरीके का ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल मटेरियल है, ठीक है, जो ग्लास या फिर प्लास्टिक से बन सकता है, ठीक है। बाउंड बाय दी टू सरफेस, ठीक है, एट लीस्ट वन ऑफ विच इज स्फेरिकल, ठीक है, उनमें से कोई एक क्या हो, स्फेरिकल होना चाहिए। डिज़ाइन टू रिफ्रैक्ट लाइट टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट, ठीक है। ये लाइट को रिफ्रैक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है, और लाइट को रिफ्रैक्ट करके हम क्या करना चाहते हैं, या तो उसे कन्वर्ज करना चाहते हैं या फिर डाइवर्ज करना चाहते हैं, दोनों के ही एप्लीकेशन होता है, इसलिए हम दोनों ही करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो दे फॉर्म इमेज वी रिफ्रैक्शन, ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन के बाद क्या होता है, हमें इमेज मिलता है, ठीक है। उस इमेज से हम ऑब्जेक्ट के लोकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड, देखो टू टाइप ऑफ लेंसेज क्या है आपका, एक जैसे हमने शुरू में बताया था, मैंने मिरर पढ़ाया था तब, एक कॉन्वेक्स लेंस होगा, एक कॉनकेव लेंस होगा, बस ये एक दूसरे के उल्टे होंगे, ठीक है। वहाँ कॉनकेव क्या था, कन्वर्जिंग था, क्या था आपका कॉनकेव, वहाँ पे कन्वर्जिंग था, तो यहाँ क्या होगा, डाइवर्जिंग। वहाँ कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कन्वर्जिंग, ठीक है। ये दोनों उल्टे हो जाते हैं एक दूसरे के, ठीक है। और एक और चीज़ जो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान देने की है वो क्या, कि देखो कॉन्वेक्स क्या होता है आपका, ऐसे बनता है, ध्यान से देखोगे तो क्या है, किनारों पे पतला है यानी एज पे पतला है, और बीच यानी सेंटर पे क्या है, मोटा है। ये वैसे ही डिफाइन करेंगे, क्या थिक है, ठीक है, इन द मिडल, और थिन एट द एज, ठीक है। और लेकिन ये क्या है, कॉनकेव है, ये क्या है, अंदर सेंटर पे क्या है, पतला है, और एज पे क्या है, मोटा है, तो थिन इन द मिडल एंड थिक एट द एज, ठीक है। इट कन्वर्ट्स पैरेलल रेज या एट अ सिंगल पॉइंट, ये एक तरीके के पैरेलल रे हैं जिन्हें सिंगल पॉइंट पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। ये क्या करता है, डाइवर्स करता है, ठीक है, क्या करता है, डाइवर्स। इट डाइवर्स पैरेलल लाइट रे, देख रहे हो ये पैरेलल लाइट आ रही थी तो इसको इसने ऐसे डाइवर्स कर दिया, ठीक है, तो ये डाइवर्जन का काम करता है। ओके, तो आई होप आपको लेंस और ये कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में डिफरेंसेस समझ आए। बाकी दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लो, क्या कि प्रोड्यूसेस ये कॉन्वेक्स वाला, ठीक है, क्या रियल इन्वर्टेड इमेज, मोस्टली मतलब कुछ केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनाता है और कुछ में नहीं बनाता है। और लेकिन ये जो है कॉनकेव है, ये क्या करता है आपका, प्रोड्यूसेस वर्चुअल इरेक्ट इमेज, ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाएगा। याद रखना ये हमारा काम आने वाला है, क्योंकि मैंने एमसीक्यू देखे थे तो उसमें 2-3 जगह पूछा है, तो यू शुड कीप इट इन योर माइंड, ठीक है। और ये क्या करता है आपका, वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनाता है, यानी हमेशा बड़ा बनाता है, लेकिन ये क्या करता है, पॉइंट साइज बनाता है, कौन, कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। नेक्स्ट देखिए आगे क्या है आपका, थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस फॉर्मूला मतलब जैसे मिरर फॉर्मूला हमने निकाला था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, उसी तरीके से लेंस फॉर्मूला आता है हमारा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। हमें अब ये निकालना सीखना है कि ये कैसे आता है, ठीक है, उसके बाद इसके आगे का टॉपिक करेंगे। तो ध्यान से देखिए आप, क्या जैसे ये एक लेंस है, ठीक है, तो इस लेंस के सामने मैंने ए बी एक ऑब्जेक्ट को रखा है जिससे 2 रेज गई हैं, ठीक है। एक रेज गई है ये जो आपका फोकल से होके जाएगी, दूसरी आपकी सेंटर ऑफ लेंस से होके गई है, जिसका इमेज हमें यहाँ बना है, मिला है, ठीक है, 2f2 से बियॉन्ड यानी उसके पीछे, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u हो गई, ये इमेज की डिस्टेंस v हो गई, ठीक है, और ये फोकल लेंथ f हो गई, ठीक है। तो हमें डेरिवेशन करना है, तो सेम वैसे ही करेंगे, ट्रायंगल को आपस में ले करके सिमिलर वगैरह करके, क्योंकि याद रखना ना ये रेज वाले चैप्टर में ज़्यादातर हम ट्रायंगल का ही यूज़ करके उन्हें सिमिलर विमिलर शो करके रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं,
ठीक है। तो यहाँ वही सारी बातें लिखी है कि ये भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज ए डैश बी डैश उल्टा बन रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने लिखी है। और यहाँ से ये भी देख सकते हो आप, ये क्या बोलते हैं, ओ ए डिस्टेंस जो है माइनस यू है, ओ ए डैश डिस्टेंस जो है वी है, ठीक है, ओ एफ टू डिस्टेंस एफ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे फॉर्मुलेट करके लिख रखी है कि ओ ए माइनस यू है, ओ ए डैश वी है, ओ एफ टू एफ है, ठीक है। अब हम यहाँ पे दो ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन कौन सा ट्रायंगल, ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश, और उन्हें सिमिलर बता रहे हैं, ठीक है, कि ये दोनों क्या हैं आपके, सिमिलर हैं। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल हैं कहाँ, कौन कौन से, ओ ए बी और ओ ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ध्यान दो, ओ ए बी एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ओ ए डैश बी डैश, ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में सिमिलर हैं तो यहाँ ए बी बराबर हो जाएगा ए डैश बी डैश के, और ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी इस वाले डिस्टेंस की, मतलब इनका रेशियो है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ ए डैश, ठीक है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल में ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका सेम वही चीज़ कि ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी इज इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन में ओ ए, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। सिमिलरली हमने दूसरा ट्रायंगल जो है ओ सी एफ टू और एफ टू ए डैश बी डैश, ठीक है, क्या ओ सी एफ टू, ये देखो ओ सी एफ टू, ओ सी कहाँ है हमारा, सी और एफ टू, ये है आपका एफ टू, ये ट्रायंगल, ठीक है, और एफ टू ए डैश बी डैश ये ट्रायंगल, ये भी आपस में सिमिलर है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भी ये वाली अपॉन में ये वाली इक्वल हो जाएगा ये वाला अपॉन में ये वाला, ठीक है। तो वही किया है मैंने, ओ सी यहाँ पे भी क्या किया है हमने, सेम चीज़ किया है कि ए डैश बी डैश अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश और अपॉन में ओ एफ टू, ठीक है। और यहाँ पे ओ सी और ए बी क्या है, इक्वल हैं, इसलिए उसको रखा मैंने, ये कट जाएंगे। तो इक्वेशन 1 जो कि ये है और इक्वेशन 2 ध्यान से देखोगे तो इनके लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, इसलिए राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो राइट हैंड साइड को हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे क्या किया है, देखो क्या कि एफ टू ए डैश को मैं ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू लिख सकती हूँ, ठीक है। इमेज इधर सामने है नहीं तो इसलिए प्रॉब्लम हो रही है, देखो, यस जस्ट अ सेकेंड, हाँ देखो एफ टू ए डैश, एफ टू और ए डैश, इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, ओ ए डैश माइनस ओ एफ टू, यानी ओ ए डैश में से ये वाला माइनस कर दूँगी तो ये मिल जाएगा, वही लिखा है मैंने, ठीक है, ये ठीक है, हो गया, ठीक है। अब ये देखो आप कि एफ टू ए डैश को क्या लिखा जा सकता है, एफ टू और ए डैश, ठीक है, को तो ये लिख दिया, और ओ ए डैश क्या है, ओ ए डैश, ये क्या है, इमेज वाली डिस्टेंस वी, ठीक है। सिमिलरली ओ ए डैश क्या था, इमेज की डिस्टेंस, और ओ ए क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ओ ए डैश क्या था वी, ओ एफ टू क्या है एफ, ओ एफ टू क्या है एफ, ठीक है। इन्हें हमने रखा, हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये बना। अब इसको क्या किया हमने, एफ वी से डिवाइड कर दिया, एफ वी से डिवाइड करूँगी तो यहाँ माइनस का यू बचेगा बस 1/, और यहाँ एफ वी से मल्टीप्लाई करूँगी, सॉरी डिवाइड करूँगी तो 1/f आ जाएगा, और f को डिवाइड करेंगे तो 1/v आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज द लेंस फार्मूला, क्या 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस डेरिवेशन, ठीक है। इसके बाद है हमारा क्या, लेंस मेकर फार्मूला। लेंस मेकर फार्मूला में हम निकालने की कोशिश क्या करते हैं, इसमें भी ये डेरिवेशन आता है आपका, सॉरी ये फार्मूला आता है, ठीक है, क्या 1/f इज इक्वल टू ये वाला, ओके। तो कैसे आता है ये देख लेते हैं एक दफ़ा। यस देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, लेंस मेकर्स फार्मूला, ठीक है। इसमें हमें फार्मूला क्या निकालना है, मैं आपको एक बार पहले वो एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, दिखा देती हूँ।
सो दैट आपको आइडिया रहे कि असल में हमें निकालना क्या है। तो यहाँ पे हमारा फोकल लेंथ का R1 और R2 यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म में फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो हमें यही निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे आता है आपका, इस फॉर्मूले के क्या बोलते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। यानी लेंस को किस तरीके से बनाया जाता है और उस पर बेस जो फॉर्मूला उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंसीडर करते हुए क्या बनता है, ठीक है। तो देखिए जैसे ये आपका एक लेंस है, ठीक है। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, लेंस है तो इसके अंदर का मीडियम जो होगा वो थोड़ा सा डेंस होगा और बाहर वाला तो एयर है, यानी दो मीडियम है, यानी दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे, एक N1 होगा एक हमारा N2 होगा, ठीक है। चलो पहली चीज़ तो आपको ये समझ आ गई। दूसरी चीज़ क्या होगा, इसमें हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का इमेज जब हम बनाएंगे तो ये जो बहुत ध्यान से देखना है, ऑब्जेक्ट बन चुका है, ठीक है। तो इसमें दो सरफेस है, लेंस के दो सरफेस है, एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है, ठीक है। तो पहले वाले जब ये लाइट यहाँ से हमारी जाएगी, ठीक है, तो पहले वाले सरफेस से टकराएगी, तो पहले वाले सरफेस से जब टकराएगी तो उसका इमेज क्या होगा, इसके अंदर बनेगा, लेंस के अंदर बनेगा, ठीक है। फिर वो एक ऑब्जेक्ट की तरफ वर्क करेगा और फिर सेकंड सरफेस से क्या होगा, रिफ्लेक्शन, मतलब इमेज बनेगी, तो वो क्या होगा, फिर बाहर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो ले दे के यहाँ पे दो सरफेस हैं तो दो बार इमेज बनेगी, ठीक है। और जो ये वाली ऑब्जेक्ट है उसका हम डिस्टेंस u मान लेते हैं और जो फाइनल वाला इमेज बनेगा उसका डिस्टेंस क्या होगा, v होगा, ठीक है। बाकी डिटेल में हम नीचे देखते हैं, ठीक है। मैंने आपको पूरा ओवरऑल एक बार एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक हमने कॉन्वेक्स लेंस ले रखा है, ठीक है, जो कि थिक है मतलब अंदर से मोटी है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ठीक है, O पॉइंट पे, जिसका इमेज I पे बन रहा है, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको समझ आ गई हो। अब देखो पहली सरफेस का फिनोमिना, ठीक है। पहले सरफेस का फिनोमिना क्या है कि, एक सेकेंड, क्या था लेंस, एक सेकेंड, लेंस कैसा था हमारा, ऐसा था, ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया, उसका दूसरा हिस्सा नहीं, सिर्फ पहला हिस्सा अभी मैं कंसीडर कर रही हूँ, क्या, ये वाला हिस्सा, कि अगर सिर्फ ये वाला सरफेस है तो क्या हो रहा है, तो क्या हो रहा है, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट तो यहीं पे है, सरफेस ये है, ठीक है। तो हमने ये माना जब इस ऑब्जेक्ट से सरफेस पे लाइट जा रही है तो वो क्या होगा, यहाँ से इधर आएगी, ठीक है। तो मान लिया लेंस के अंदर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो कितना है हमारा, C1 पॉइंट है, ठीक है। और इसका इमेज कहाँ बन रहा है, I1 पे बन रहा है, ठीक है। C1 से क्या जाएगा हमारा, नॉर्मल लाइन जाएगी, ठीक है। तो इस नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट एंगल बनाएगा वो कितना होगा हमारा, I1 मान लिया मैंने, ठीक है। और ये डिस्टेंस R1 सेंटर ऑफ कर्वेचर का, ये डिस्टेंस V डैश, ठीक है, इमेज जो फर्स्ट बना है। और ये ऑब्जेक्ट को मैंने यू ही मान के चलना, ठीक है, या U1 मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये U1 U ही होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सेम वही जो पीछे हमने फॉर्मूला लगाया है, रिफ्लेक्शन फार्मूला, ठीक है, किसी भी लेंस से। तो ADC सरफेस से जो रिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होगा वो क्या बनेगा, N2 अपॉन इमेज का डिस्टेंस यानी V डैश और N1 अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यानी U, विच इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन में रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, ठीक है। पहला इक्वेशन बन के तैयार हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब आप क्या करोगे, सेकंड सरफेस से करोगे, ठीक है। क्या करोगे आप, सेकंड सरफेस से करोगे। पहले वो वाला सरफेस लिया था हमने, एक सेकंड, पहले हमने क्या किया था, ये वाला सरफेस लिया था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अरे ये वाला सरफेस लेंगे, ठीक है, ये वाला सरफेस। तो इसमें क्या होगा, जो इसका इमेज बना था, ठीक है, एक सेकेंड, जो इसका इमेज बना था वो अब इसके लिए कैसा काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। और इस वाले सरफेस से जब उसका रिफ्लेक्शन होगा तो फाइनल इमेज हमें बाहर मिलेगा I डिस्टेंस पे, ठीक है। तो वो ये रहा आपका I, ठीक है। और ये I1 जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये V डैश जो है वो U की तरह काम कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, जिसका फाइनल इमेज हमें V मिला है, ठीक है। तो बस यहाँ भी हम वही फॉर्मूला लगा लेंगे, क्या, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश इज इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन में R, ठीक है। ये सेकंड सरफेस के लिए हो गया। अब फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस को अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे V डैश है, यहाँ भी V डैश है, यहाँ U है, यहाँ V है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये V डैश वाला तो कट जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में ऐड किया, बिल्कुल हूबहू,
ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड में मैंने राइट हैंड साइड जोड़ दिया, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दिया और इनको खोल दिया है, ठीक है। तो उससे हुआ क्या है हमारा कि यहाँ देखो n2 माइनस n1 है, यहाँ अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये भी n2 माइनस n1 बन जाएगा। तो ये n2 माइनस n1 को कॉमन ले लिया तो यहाँ तो 1/r1 बनेगा, लेकिन यहाँ माइनस कॉमन लिया था इसलिए माइनस का 1/r2, ठीक है। इनको खोल दिया तो ये वाला टर्म सेम है तो कट गया, दोनों जगह n1 है तो n1 कॉमन ले लिया तो ये 1/v माइनस 1/u बन गया। और आपने पीछे देखा है कि लेंस फॉर्मूला क्या था, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो मैं 1/v माइनस 1/u को क्या लिख सकती हूँ, 1/f लिख सकती हूँ और n1 ऊपर है ही, ठीक है। तो क्या हुआ, अब इस n1 को ऊपर से मैंने क्या किया, इधर नीचे की तरफ भेज दिया। तो फॉर्मूला फाइनली क्या बना, 1/f इज इक्वल टू, यहाँ n1 नीचे आ गया तो n2 माइनस n1 अपन में n1 1/r1 माइनस 1/r2। इतना ईजी था, ठीक है। कुछ था क्या इसमें, कुछ नहीं था, बस हमें दो वो सरफेस के लिए फॉर्मूला लिखना था, दोनों को जोड़ना था, बस आ गया लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो यही है आपका क्या फाइनल आंसर, ठीक है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है दो सरफेसेस के लिए जिनमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका n2 n1 होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 r2 होता है f। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए पूछता है, या कुछ भी दो डाटा दिया रहेगा, तीसरा डाटा पूछ लेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो दैट वाज इजी जो हमने कंप्लीट किया, ठीक है। यही था हमारा, ओके। और ये फॉर्मूले मैंने कहाँ से लगाए हैं, ये जो n1 n2 वाला है तो ये ऊपर जो मैंने पढ़ाया था, आई होप आपको याद होगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये तो थिन लेंस फॉर्मूला हो गया, कौन सा, ये वाला, ठीक है। वहाँ मैंने n लिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, यहाँ पे मैंने म्यू लिया है, ठीक है। बाकी फ़र्क और कोई नहीं है। तो पहले फॉर्मूला क्या बनाया था हमने, देखो रेयर से डेंसर के लिए, यानी जब रेयर से, एक सेकेंड भाई, जब रेयर से डेंसर में जा रही थी लाइट, ठीक है, तब के लिए फॉर्मूला था, और दूसरा जब डेंसर से रेयर में जाती है तब के लिए फॉर्मूला था, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूला हमारा ले दे के क्या आता है, थोड़ा सा डिफरेंट आता है, ठीक है। क्या, रेयर से डेंसर के लिए क्या है, n2/v n1/u, और ये वाला तो सेम ही रहेगा, n2 माइनस n1/r, ठीक है। लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या हो जाता है, n2/u और माइनस, या फिर ये ले लो ऊपर वाला, ठीक है, ये दोनों सेम ही है, बस मैंने माइनस कॉमन करके किया है। n1/v माइनस n2/u इज इक्वल टू n1 माइनस n2/r, ठीक है। तो यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, ठीक है। अभी तो पढ़ाया था तो आपको पता होगा। यस, लेंस मेकर फॉर्मूला में जो फर्स्ट सरफेस के लिए फॉर्मूला था वो n2/v माइनस n1/u और ये n2 माइनस n1/r, ठीक है। और सेकंड सरफेस के लिए क्या लगा है, n1 में, कहाँ गया यार, ये n1/v माइनस n2/v और ये n1 माइनस n2/r2, ठीक है। तो r2 r1 सरफेसेस के अकॉर्डिंग हो रहा है, बाकी n2 n1 आपको पता है रेयर, क्योंकि सेकेंड सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, ये सेकेंड सरफेस के लिए क्या होगा, ऐसे था, तो ये डेंसर से कहाँ जा रहा है, रेयर में जा रहा है। लेकिन फर्स्ट सरफेस के लिए क्या था हमारा, फर्स्ट सरफेस के लिए ऐसे था, तो वो रेयर से डेंसर में जा रहा था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया हो। अब देखो मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंसेज, ठीक है। क्या डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा है। वो क्या, वहाँ पे h/h का रेशियो था, यानी इमेज के हाइट और ऑब्जेक्ट के हाइट का रेशियो था, और दूसरा क्या था, माइनस का v/u, ठीक है, यानी माइनस का आपका नेगेटिव टाइम ऑफ इमेज का डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यहाँ पे बस माइनस नहीं होता है, प्लस होता है, ठीक है। ये मैग्नीफिकेशन लेंस का फॉर्मूला है, और ये एक तरीके से वहाँ भी मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ भी बता रही हूँ कि एक तरीके से क्या बताता है आपका, ये बताने की कोशिश करता है कि ये पैरामीटर गिवन हमें डाटा देता है जिसके थ्रू हम ये निकालते हैं कि जो इमेज बना है हमारा वो कितना लार्ज है या कितना छोटा है, ठीक है, और कैसा है, सीधा है, उल्टा है, वर्चुअल है, रियल है, ठीक है। जैसे ये वापस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, प्लस होगा तो सीधा और वर्चुअल होगा, ठीक है, माइनस होगा तो इन्वर्टेड एंड रियल इमेज बनेगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो ग्रेटर बनेगा, इक्वल्स टू 1 होगा तो इमेज ऑब्जेक्ट का साइज़ और इमेज का साइज़ इक्वल बनेगा, लेस देन होगा तो स्मॉलर बनेगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्या, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है, सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूँ तो पावर ऑफ लेंस आपका एबिलिटी है,
ठीक है, यानी लेंस की एबिलिटी है कि वो लाइट को कितना कन्वर्ज या डाइवर्स कर पा रहा है, ठीक है। और अगर इसे हमें फॉर्मूला अगर हमें इसे फॉर्मूला बेस में एक्सप्लेन करना हो तो क्या होगा कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, फोकल लेंथ का क्या होता है हमारा, रेसिप्रोकल होता है, जहाँ फोकल लेंथ किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, ठीक है। और द सेकेंड थिंग, इट इज़ द मेजर ऑफ एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट, ठीक है। अगर हाइयर पावर है, देखो एक सेकेंड, पावर और फोकस लेंथ क्या है, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर पावर हाइयर है तो फोकल लेंथ क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्गर लाइट बेंडिंग होगी, तो लाइट की बेंडिंग क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरी चीज़, पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है हमारा, तो पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या लिया जाता है, डायोप्टर में, ठीक है। तो उसको डी से या फिर डायोप्टर लिखा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया हो, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, ठीक है। ये देखो एक एक चीज़, ठीक है। मैं ये भी हो सकता है आप कहो कि ये नोट्स के थ्रू मैं करा रही हूँ, वो इसलिए करा रही हूँ क्योंकि अगर ये मुझे डेरिवेशन सारा का सारा टू दी पॉइंट एग्जैक्ट यहाँ पे कराना पड़े ना, तो ये आपका 1-1.5 घंटे में ये वीडियो होगा ही नहीं, ठीक है, लंबा चला जाएगा। जैसे आपने देखा होगा लोग मैराथन क्लासेस लेते हैं 6 से 7 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का भी अब तो जा रहा है। वो क्यों जाता है, क्योंकि एक एक चीज़ लिखना, डायग्राम बनाना, फिर आपको एक्सप्लेन करना, वो फिर इजी जॉब नहीं रह जाता है, ठीक है। और वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें छूट भी सकती हैं जल्दबाजी में कंप्लीट करने के चक्कर में, दैट इज़ वाई, ठीक है। और क्योंकि मुझे इतना ही टाइम मिला है ये मतलब पढ़ाने के लिए, तो मैं इतना ही कर सकती हूँ, दैट इज़ वाई मैं पहले नोट्स प्रिपेयर करवा लेती हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, सो दैट आपको समझ भी आ जाए। और अगर आपको ये नोट्स वगैरह चाहिए हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या कमेंट कर सकते हो। तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूँगी, वहाँ पे ये सारे नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला टॉपिक, क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज, ओके। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज में होता क्या है, हमें टोटल फोकल लेंथ निकालने को आता है, ठीक है। कि 2 लेंसेज है, दोनों को हमने अगर रख दिया है चिपका कर बिल्कुल, ठीक है, और उनके अपने अपने फोकल लेंथ F1 और F2 हैं, ठीक है, F1 और F2 हैं, ठीक है। तो अगर फर्स्ट वाले लेंस के सामने एक ऑब्जेक्ट O रख दिया जा रहा है जिसका इमेज दूसरे वाले लेंस से फाइनली आई डिस्टेंस पे बन रहा है, तो जो ये दोनों लेंस के कॉम्बिनेशन से जो लेंस बन रहा है उस लेंस का टोटल फोकल लेंथ कितना होगा, ठीक है, ये निकालने को आता है एग्जाम में। तो इजी है, देखो कैसे, मान लिया पहले वाले लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा या ऑप्टिक सेंटर क्या होगा, C1 होगा, दूसरे वाले का क्या होगा, C2 होगा। पहला वाला लेंस L1 है, दूसरा L2 है, इसके सामने ऑब्जेक्ट है U जिसका इमेज आई डैश पे बन रहा है, फिर वो आई डैश इसके लिए सेकेंड वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा जिसका इमेज कहाँ बनेगा, आई पे बनेगा, ठीक है। इतनी बात आई होप आपको समझ आ गई हो। अब देखो आगे की कहानी, देखो मान लिया कोई ऑब्जेक्ट O है जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसको हमने क्या किया, L1 लेंस के आगे प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है, जिसका फाइनल इमेज सेकेंड लेंस L2 से आई पे बनता है, ठीक है। पहले वाले लेंस की कहानी क्या है हमारी, पहले वाले लेंस की कहानी ये है कि ऑब्जेक्ट U है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक सेकंड सब हटाती हूँ पहले वाले लेंस की स्टोरी क्या है कि ऑब्जेक्ट U है और उसका इमेज कहाँ बन रहा है हमारा, V डैश पे, ठीक है। और फोकल लेंथ कितना होगा, F1, क्योंकि पहले वाले लेंस की स्टोरी है। तो क्या है, 1/F1 इज इक्वल टू 1/V डैश, ठीक है, और माइनस का 1/U, ठीक है। फिर सेकेंड वाले लेंस के लिए क्या हो जाएगा, 1/F2, और उसका इमेज तो V पे बन रहा है, लेकिन जो पहले वाले का इमेज था वो दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसलिए यहाँ पे U की जगह क्या आया, V डैश आया, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन बन गए, दोनों इक्वेशन को ले दे के हमने क्या किया, जोड़ दिया, ठीक है। तो इन दोनों को हमने क्या किया, ऐड ऑन कर दिया, लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड जोड़ दिया। तो यहाँ देखेंगे हम तो ये वाले सेम है, प्लस माइनस, तो ये कट जाएगा, तो ये बना क्या, 1/V माइनस U, और इधर 1/F1 प्लस 1/F2, ठीक है। और हमको पता है लेंस फॉर्मूला से कि 1/V माइनस 1/U क्या होता है हमारा, 1/F होता है, ठीक है। तो जो ऊपर 2 लेंसेज थे, ठीक है, कौन कौन से थे, मैं यही बना देती हूँ, एक लेंस ये था, एक लेंस ये था, ठीक है। तो इसका ये वाला हिस्सा और इसका ये वाला हिस्सा मिला के एक टोटल कंबाइंड लेंस बना रहे हैं,
ठीक है। तो और उस कंबाइंड लेंस की जो फोकल लेंथ कितनी होगी हमारी 1/f होगी, 1/f कह रही हूँ, उसके कंबाइंड फोकल लेंथ कितना होगा हमारा f होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो u उसके ऑब्जेक्ट उसके सामने है, फाइनल इमेज आई पे बन रहा है और इसका कंबाइंड फोकल लेंथ कितना हो गया f हो गया, ठीक है। और इसी को क्या बोला जाता है, इसी कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है। तो ये 1/v माइनस 1/u की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/f लिख सकती हूँ, ठीक है। तो 1/v माइनस 1/u की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/f। तो 1/f इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन गया आपका बहुत इजीली, बहुत आसानी से, क्या कि अगर दो लेंसेज हमने बिल्कुल चिपका कर रखे हैं जिनका फोकल लेंथ f1 f2 है, तो टोटल फोकल लेंथ कितना होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और ये अगर पावर के टर्म में अगर हम लिखना चाहें तो 1/f का p हो जाएगा और 1/f1 का p1 हो जाएगा, 1/f2 का p2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पावर के टर्म में भी आ गया कि अगर पावर मान लो दो लेंसेज को चिपका कर दे दिया और कहे टोटल पावर निकालो तो वो ऐसे आ जाएगा, और फोकल लेंथ इन्वर्सली आता है तो वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये क्या थे, दोनों लेंसेज हमने कैसे रखे थे, चिपका के रखे थे, ठीक है। एक और चीज़, अगर ऐसे ही n लेंसेज चिपका के रख दिए तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 डैश 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 डैश, ठीक है। उसी तरीके से पावर क्या हो जाएगा, सम ऑफ द पावर ऑफ द ऑल द लेंसेज, ठीक है। ये तो उस केस के लिए है, कब, जब हमारे लेंसेज क्या हों, बिल्कुल चिपका के रखे गए हों, ठीक है। लेकिन अगर लेंसेज को हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया स्मॉल डिस्टेंस d से, तो क्या होगा, मान लो क्या था, स्टोरी क्या है कि एक लेंस ये है, एक लेंस ये है, इनके बीच की डिस्टेंस हमने d ले लिया, ठीक है। तो उस केस में जो कंबाइंड लेंस का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस में d/f1f2, ठीक है। ये तो कंबाइंड फोकल लेंथ का हो गया फॉर्मूला। और पावर का बोले तो 1/f का p, 1/f1 का p1, 1/f2 का p2 माइनस का d 1/f1f2 का p1 p2, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया हो, इससे आसान तो क्या लोगे, ठीक है। ये दिस इज द इजीएस्ट थिंग, और इतनी आसानी से निकल गया, कुछ नहीं था। दो इक्वेशन, आपको मिरर फार्मूला लेंस फार्मूला बचपन से रटा होता है, दो इक्वेशन बनाया, जोड़ दिया, ले दे के सारा फार्मूला आ गया, ठीक है। बस अब ये है आपका क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। और इसके बाद आई थिंक हमारा इंस्ट्रूमेंट वाला टॉपिक आ जाता है, ठीक है, कि इंस्ट्रूमेंट को एक्सप्लेन, इंस्ट्रूमेंट मतलब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, दो टॉपिक हैं, ठीक है। बस उसके बाद ये आपका चैप्टर क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो देखिए प्रिज्म क्या है, प्रिज्म हमारा क्या होता है, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म, वैसे आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन हम यहाँ जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो ट्रायंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर प्रिज्म ABC लिया गया है, जिससे अ रे ऑफ लाइट PQ ये, ठीक है, इंसिडेंट हो रही है ऑन द फेस AB पे, ठीक है, ऑफ द प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टेड टूवर्ड द बेस, जो बेस की तरफ रिफ्रैक्ट हो जाती है, और फिर से प्रिज्म, ये बेस है इसका BC, ठीक है, एंड देन अगेन रिफ्रैक्टेड बाय अगेन AC, और फिर AC सरफेस से क्या हो रही है, इधर की तरफ रिफ्रैक्ट हो जा रही है, ठीक है। ये तो पूरी चीज़ उस रे का स्टोरी हुआ। बाकी आप एंगल वगैरह ध्यान से देख सकते हो, इंसिडेंट एंगल मैंने I लिया है, पहले जब रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्रैक्टेड एंगल R1, दोबारा जब रिफ्रैक्ट हुई तो रिफ्रैक्टेड एंगल R2, और ये बाहर जब जा रही है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको मैंने E ले लिया है, ठीक है। और ये पहली वाली रे और दूसरी वाली रे में जो डिफ्लेक्शन आया, कितने एंगल का डिफ्लेक्शन आया, तो डिफ्लेक्शन एंगल मैंने डेल लिया है, ठीक है। और ये नॉर्मल जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है N1 N, और ऊपर की तरफ जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो M है, ठीक है। ये तो इतनी स्टोरी रही सारा पैरामीटर के बारे में। ये एंगल को हम क्या मानेंगे, प्रिज्म एंगल मानेंगे, ठीक है। ओके अब आगे देखते हैं। देखिए मैंने सब कुछ एक बार वैसे यहाँ लिख दिया है, ठीक है। ये बहुत ध्यान से देखना भाई, यहाँ जो क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। क्या आई क्या है हमारा, इंसिडेंट एंगल है, R1 R2 क्या है, रिफ्रैक्शन एंगल है, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। लाइट अपने एक्चुअल पाथ से कितनी डेविएट हो गई, वो क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन को बताता है, ठीक है। और ठीक है, अब देखो, अब आपको देखना है बहुत ध्यान से, ठीक है। अब आते हैं हम इक्वेशन बनाने पे।
देखिए क्वाड्रिलेटरल AQNR, क्या क्वाड्रिलेटरल AQNR, ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। एक क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है 360, ठीक है। तो एंगल ए, ठीक है, बहुत ध्यान से, एक सेकेंड, एंगल ए प्लस एंगल क्यू जो कि कितना है 90 डिग्री है, प्लस एंगल एन प्लस एंगल आर जो कि कितना होगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि वहाँ से नॉर्मल बनाया जा रहा है, ठीक है। कितना होगा आपका 360 के इक्वल होगा। एंगल ए प्लस 90 डिग्री, एंगल क्यू प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना 360। तो 90 90 180 उधर ले जाकर घटा देंगे तो 180 बचेगा, और इधर एंगल ए प्लस AQNR, ठीक है। ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा इक्वेशन बनाएंगे हम, कैसे, इन ट्रायंगल QNR में, इन ट्रायंगल किस में QNR, कहाँ है क्यू, अरे हट जा भाई, QNR, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें एंगल एन प्लस एंगल एन सीधे नहीं बोल सकती, ऐसे एंगल QNR प्लस R1 प्लस R2, एक ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। तो क्या बना, एंगल QNR प्लस R1 प्लस R2 कितना बना हमारा 180 बना, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड 180 है, कंपेयर कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड को। तो यहाँ से QNR कट जाएगा, तो एंगल ए हमारा किसके इक्वल आ गया, R1 R2 के सम के। तो पहला फॉर्मूला तो हमें ये मिल गया कि एंगल ए यानी प्रिज्म एंगल क्या होता है R1 R2 के सम के इक्वल होता है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। अब इसके बाद आते हैं हम किस चीज़ पे, नई चीज़, फॉर द टोटल डेविएशन। डेविएशन क्या होता है, मैंने आपको बताया लाइट अपने एक्चुअल पाथ से कितनी डेविएट हुई है, यस। आगे क्या है आपका टोटल डेविएशन, ठीक है। तो टोटल डेविएशन क्या होता है, लाइट अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट 2 बार रिफ्रैक्ट हो रही है, तो डेविएशन कितनी बार आएगा हमारा 2 बार आएगा, ठीक है। तो जो टोटल डेविएशन डी होगा वो कितना होगा del1 प्लस del2 के इक्वल होगा, ठीक है। और ये डेविएशन कितना होता है आपका इंसिडेंट एंगल माइनस रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है। कैसे, मान लो एक तरीके से मैं समझाती हूँ, ठीक है। मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये एक लाइट आपकी क्या हो रही है इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। और ये इस सरफेस से थोड़ी, अरे यहाँ पर, ठीक है, देखो एक लाइट इंसिडेंट हुई है और ये आपका एंगल बना है आई, ठीक है। ये लाइट अब क्या करेगी, ये नॉर्मल था हमारा, ये अरे बन क्यों नहीं रहा, ये नॉर्मल था हमारा, ठीक है। और लाइट जो है अब यहाँ से क्या करेगी, रुक मत जाना, यहाँ से क्या करेगी रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अपने एक्चुअल पाथ से थोड़ी सी क्या हो गई है डाइवर्ट, तो ये एंगल जो होता है इसी को क्या बोलते हैं डेविएशन एंगल। तो ये डेविएशन एंगल कैसे निकालेंगे हम, आई में से आर को सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है। तो वहाँ से आता है ये, जिसको बताना कितना, थोड़ा सिस्टम गड़बड़ है मेरा, दैट इज़ वाई, ठीक है। तो देखो क्या होगा, del1 क्या होगा I माइनस R1, del2 क्या होगा आपका, वहाँ इंसिडेंट एंगल क्या था E लिया था, तो E माइनस R2, ठीक है। तो I और E को एक साथ रख लिया और R1 R2 को एक साथ लिख लिया, और ऊपर देखा था हमने क्या कि R1 R2 हमारा कितना था, R1 R2 हमारा कितना था A के इक्वल था। तो मैं यहाँ R1 R2 की जगह क्या लिख सकती हूँ A। तो डेल का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमारा, यस, डेल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा I प्लस E माइनस A, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला हुआ, ठीक है, किसका डेविएशन का फॉर्मूला, टोटल डेविएशन का फॉर्मूला, ठीक है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर मान लो इंसिडेंट एंगल आपका E के इक्वल हो जाए, ठीक है, और R1 R2 आपका R के इक्वल हो जाए, तो जो डेविएशन होता है वो मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ A क्या हो जाएगा हमारा 2R हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम ये लिख सकते हैं R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A/2 हो जाएगा, और डेल मिनिमम क्या हो जाएगा, E की जगह भी I लिख सकते हैं, तो ये 2I माइनस A बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर इंसिडेंट एंगल I निकालने की कोशिश करूँ तो वो क्या हो जाएगा del m प्लस A डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये एक अच्छा फॉर्मूला आता है अगर मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन बनता है तब, तो मिनिमम डेविएशन और इंसिडेंट एंगल में ये आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला इस टॉपिक का ये वाला है, ठीक है।
क्या है, बाय स्नेल्स लॉ हमें पता है, क्या चीज़ पता है आपको, साइन आई अपॉन साइन आर कितना होता है, म्यू टू वन, जो कि क्या होता है, म्यू टू अपॉन में म्यू वन होता है। ठीक है, तो साइन आई अभी मैंने ऊपर निकाला है फॉर्मूला, क्या निकाला है मैंने फॉर्मूला, देखो साइन आई की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, डेल एम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, ओके ठीक है, बढ़िया आ गया। और आर की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, आर की जगह भी मैंने ऊपर ही बताया है, ये आर की जगह क्या आता है हमारा, ए बाई टू, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो वो वहाँ से आर की जगह ये रख दिया, आई की जगह वो रख दिया। ठीक है, यहाँ से हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बन गया, जो कि एग्जाम में आपका पूछता है। कितना आ गया हमारा, साइन डेल एम प्लस ए बाई टू और साइन ए बाई टू। ठीक है, और एक और चीज़ याद रख सकते हो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में मिनिमम डेविएशन का एक और फॉर्मूला आता है, वो क्या होता है हमारा, डेल एम इज इक्वल्स टू म्यू माइनस वन ए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, प्रिज्म वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, और प्रिज्म का यूज़ कैसे किया जाता है, आई थिंक ये आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि देखो क्या होता है असल में, जब कोई लाइट ऐसे अगर मान, एक सेकेंड, जब कोई लाइट हमारी ऐसे इंसिडेंट होती है तो होता क्या है, वो अपने एक्चुअल पाथ से ऐसे जब बाहर निकलती है तो उसमें 7 कलर में वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो 7 कलर में जो बढ़ती है वो हमने 10th क्लास में पढ़ा है, वो क्या होता है हमारा, वी से लेके आर तक, विबग्योर जो बनता है वॉलेट से लेके रेड तक। तो अगर एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बन जाए कि किसी दो कलर के बीच का एंगुलर जो आपका क्या होगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कितना आता है, तो वो भी हम कैसे निकाल सकते हैं, डेविएशन से निकाल सकते हैं। ठीक है, कि उनके बीच में डेविएशन कितना है, उस बेसिस पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए प्रिज्म वाला फिनोमिना असल में होता है क्या, तो यही होता है। ठीक है, कि एक रे 7 कलर में आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और वो वी से लेके आर तक आपका बनता है, नीचे वी ऊपर रेड। ठीक है, सो येस दिस वॉज ऑल अबाउट योर व्हाट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब इसके, हाँ ये लेक्चर क्या हो गया हमारा, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ठीक है, तो इसलिए, और मुझे टाइम भी इतना ही दिया गया है करने के लिए, कराने के लिए, तो मैं इसका एक दूसरा एक सेकंड सेशन भी ले लूँगी, अप्रॉक्स आई थिंक वो आधे घंटे का होगा। ठीक है, जिसमें ये जो PYQ मैंने लिए हैं ये सारे करा दूँगी, और 2 टॉपिक जो रह रहा है आपका, एक माइक्रोस्कोप का, एक टेलीस्कोप का। ठीक है, तो वहाँ से मैं पूरा बाइंड अप कर दूँगी, मतलब ख़त्म कर दूँगी। तो ये आपका पूरा चैप्टर एक तरीके से कंप्लीट है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। बस 2 टॉपिक और आपका PYQ रह रहा है, जिसे मैं पार्ट 2 में अप्रॉक्स आई थिंक अप्रॉक्स 25 या 30 मिनट का होगा, तो आप देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।